सुबह बखैर, सलाम इसो। प्रोग्राम जाग लाहौर का एक और एपिसोड लिए मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, ईद की आमद है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वायरस का खतरा भी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल चुके हैं और बिल्कुल बेखतर होकर खूब जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, परदेसियों के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रांसपोर्ट का पहिया फिर से चल पड़ा है। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद भी होगा और आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मिल जाएगी। तय ये पाया है कि GT रोड से सफर करने वाले मुसाफिरों को किराए में 20% रियायत मिलेगी, लेकिन मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिर पुराने किराए ही अदा करेंगे। चूंकि कल से बाकायदा ईद की छुट्टियों का आगाज होने जा रहा है, तो बहुत से शहरियों को अपने आबाई इलाकों को लौटने में खासी आसानी भी हो जाएगी इन तमाम मामला तय होने के बाद। दूसरी जानिब बाजारों में रश है जी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग परेशान होकर रह गए हैं। हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद तो शहरी खुद करने को तैयार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई ऐसा प्लान दिखाई नहीं दे रहा कि कोई सख्ती की जाए या फिर ताजिरों को कहा जाए। लेकिन यानी ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम को ऑटो पर छोड़ दिया गया है कि जो होता है फिर देखी जाएगी। लोगों की गैर संजीदगी ने कोरोना वायरस फैलाव के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। इस मामले पर प्रोग्राम में मजीद भी बात हम करेंगे, एक्सपर्ट की राय भी शामिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी कुछ ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो 57 रोज के बाद ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर गुज़िश्ता रोज बहाल हो चुका है। लाहौर से पहली ट्रेन सुबह रफ्तार 105 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी पहुंची है। रेलवे के डिविजनल अफसरान ने SOPs और समाजी फासले का जायजा भी लिया है। डिटेल्स हम राना फाहद की रिपोर्ट में देखते हैं। रेल का पहिया 57 रोज बाद चल पड़ा। परदेसी अपनों के साथ ईद की खुशियां मना सकेंगे। लाहौर रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन 105 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी चली गई। 8 कोचेस पर मुश्तमिल सुबह रफ्तार ट्रेन 20% मुसाफिरों के साथ रवाना हुई। ट्रेन में समाजी दूरी और कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद। रेलवे स्टेशन के दाखिली दरवाजे पर मुसाफिरों के लिए सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब। मुसाफिरों का थर्मल गन के साथ टेम्परेचर भी चेक किया गया। रेलवे के डिवीजनल अफसरान ने ट्रेन रवानगी से कबल SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। DCO रेलवे शीरी हिना अस्कर का कहना था कि ट्रेन में मुसाफिर उम्मीद से कम थे। रेलवे स्टेशन पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया है। गाड़ियों को भी हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। गाय बगाए गाड़ियों के अंदर हमने स्टाफ भेजा है जो कि गाड़ी को बार बार उसकी सफाई का इंतजाम रखेगा। 60% हमने ऑक्यूपेंसी रखी है ताकि ट्रेनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का एलिमेंट मेंटेन रह सके। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेन ऑपरेशन की बहाली हुकूमत का अच्छा फैसला है। मुसाफिरों को भी SOPs पर अमल दरामद करके जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ये जो लॉकडाउन के नरमी की है, इसमें लोगों के फलाह के लिए की है ताकि घरों को जाके ईद मना सके अपने घरों में। और लोगों को चाहिए कि बहुत ख्याल रखें अपना। हुकूमत जितनी देर हो गई है उसको कहते हुए कि भाई आप अपनी एहतियात करें, मास्क इस्तेमाल करें, दस्ताने इस्तेमाल करें। बड़ी अच्छी खबर यह है पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद अच्छा खासा करवाया गया है, क्योंकि हम लोग अक्सर मसाइल की निशानदही करते रहते हैं, लेकिन जहां पर अच्छी बात है उसको सराहना भी चाहिए। लेकिन मुसाफिरों की जानिब से भी ज़रूरी है कि आपने कहीं भी सफ़र करना है तो SOPs का ख्याल रखें हैं, अपने हाथों को भी धोएं, सैनिटाइज भी कर लें, उसके साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करनी है एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से। दिल की बीमारियां जो कि बड़े अफराद में तो मामूल बनती जा रही हैं, लेकिन बच्चे भी उससे नहीं बच पा रहे। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50 से 60 हज़ार बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं। वो कौन से अमराज होते हैं, क्या उनको मुनासिब सहूलियात मिल जाती हैं? बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा बड़ा अस्पताल, स्पेशल अस्पताल जो कि बच्चों को दिल के अमराज को डील करे, वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसी असना में
जी, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की जानिब से एक कदम उठाया गया, उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि लाहौर में एक ऐसा बड़ा अस्पताल बनाया जाए जहां पर स्पेशली दिल के अमराज के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनका इलाज मुआलजा हो सके और उनको सहूलियात मिल सके। इसी पर बात करनी है, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नजम हैदर साहब हैं, मेंबर हैं आप मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड के। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हारिस बिन नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं आप पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि ये 50 से 60 हज़ार बच्चे हर साल दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 से 5 हज़ार बच्चों का इलाज हो पाता है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें बुलाया और लोगों की आगाही के लिए ये बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकें। बच्चों के दिल के अमराज बड़ों के दिल के अमराज से मुख्तलिफ होते हैं। बड़ों के अंदर एक हेल्दी बच्चा ग्रो करके बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद खाने पीने और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से असर होकर उसका ब्लड प्रेशर हाई होना या दिल के ऊपर असरात होना और उसी के साथ दिल के अमराज बनते हैं। बच्चे वो लोग हैं जो पैदाइशी तौर पे कोई ना कोई दिल के नुक्स के साथ पैदा होते हैं और इनमें डिफरेंट इकसाम के नुक्स होते हैं। कुछ ऐसे नुक्स हैं जिनको हमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती मगर वो 1 से 2% होते हैं और काफ़ी सारे इमराज ऐसे हैं जिनको हमें 1 साल से पहले सर्जरी करके या ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, अदरवाइज़ उन बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा है। इवन अमेरिका जैसे और यूके जैसी जगहों पे भी इनका इलाज अगर पैदाइश या 1 साल से पहले नहीं किया जाए तो इनमें अमवात रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक। हमारे यहाँ जिस तरह आपने बताया 40 से 50 हज़ार बच्चे हर साल दिल के अमराज के साथ पैदा हो रहे हैं और बदकिस्मती कहिए कि ये एक हाईली टेक्निकल फील्ड है और यहाँ पे हर डॉक्टर इसका इलाज या हर स्टाफ इसको मैनेज नहीं कर सकता। स्पेशलिस्ट और हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड के साथ, और सिर्फ फील्ड स्पेशलाइज नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी भी एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इस वक्त हम लोग टोटल पाकिस्तान में मुश्किल से 30 कार्डियक फिजिशियंस हैं और 8 से 10 हम कार्डियक सर्जन्स हैं और टोटल जो हमारा सेटअप है, यानी हमारे पास एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की भी बहुत कमी है। हारिस साहब, ये बताइए कि ये चिल्ड्रन फाउंडेशन की जानिब से, हार्ट फाउंडेशन की जानिब से प्लान क्या किया जा रहा है, कब तक इसकी जगह मिल गई है, बिल्डिंग कब से आगाज होगा? जी, ये जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है उसके बाय एंड लार्ज मल्टीपल एरियाज़ में काम करती है। वन ऑफ द एरियाज इज हॉस्पिटल बनाना। इस थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि 2011 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं जो हमारे CEO भी हैं। ही वेंट थ्रू अ पर्सनल ट्रेजेडी, उनकी बेटी को ये था, ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल, इलाज भी हुआ बट अल्लाह की रज़ा थी, वो शी डिडंट सर्वाइव। बट इस प्रोसेस में वी फाउंड आउट, जो दोस्त यार उनके साथ मिले हुए थे कि यार द बर्डन इज ह्यूज, बच्चों की मदद करनी और जिस तरह की फैसिलिटीज़ की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है लोगों के लिए, तो फिर ये हम सब ने फरहान जो हमारे CEO हैं, हमने ये फाउंडेशन की और इसके 3 मेन गोल्स थे। फर्स्ट इज़ एडवोकेसी, कि लोगों को पता चले कि कितना बर्डन है, हर साल 40-50 हज़ार बच्चा पैदा हो रहा है और सिर्फ 3 से 4-5 हज़ार ऑपरेट या इलाज हो सकते हैं, तो वो आप बर्डन देखें कितना हर साल बढ़ रहा है। तो एडवोकेसी एक था। सेकेंड वॉज ट्रेनिंग, जिस तरह नईम साहब ने बताया कि दिस इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड। इसमें हम बाहर से मिशंस लेके आते हैं जो कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड एरिया इज़ टू बिल्ड अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो कि पीडियाट्रिक कार्डियक केयर के लिए हो। उसमें हमें ज़मीन माशाल्लाह हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने डोनेट की है, वो हो गया, उसकी प्लान्स बन गए हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है लास्ट मंथ। फर्स्ट फेज में वी आर गोइंग टू बिल्ड अबाउट 75 बेडेड फैसिलिटी और ये इसके लिए हमें तकरीबन 1.25 अरब रुपए की ज़रूरत है। हाँ। और इसका हमारे ही एक बड़े दोस्त ने बड़ा आसान फार्मूला बनाया कि अगर 1 लाख पाकिस्तानी हर महीने 1000 रुपया सिर्फ दे दे 1 साल के लिए, कोई मुश्किल नहीं है 20 करोड़ की आबादी में, तो ये 1 साल के अंदर ये फंड रेज हो सकते हैं और 1 साल में। इस पे भी हमने ज़रूर बात करनी है कि किस तरह से मुखय्यर हजरात मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि ये जो बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, इनमें सबसे कॉमन मर्ज क्या है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में पैदाइशी तौर पर पाया जाता है और उसकी रीज़न क्या है?
ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो पिंक होते हैं और जिनको ऊपर दिल में सुराख होता है, जिसको हम सुराख के साथ कहते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम ये है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो नीले बच्चे कहलाते हैं, जिनको हम साइनोटिक बच्चे कहते हैं। सही। नीले बच्चों के अंदर वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर शरियानें उल्टी भी हो सकती हैं, उसके अंदर दिल का एक हिस्सा का ना बनना भी हो सकता है, और दिल की शरियान पैदाइशी तौर पे मौजूद ही नहीं होती। ये कम्प्लेक्स बीमारियों का हिस्सा होती है। जो कॉमनेस्ट बीमारियां हैं, जैसे दिल में सुराख है या किसी वेल्व के ऊपर लीक है या तंगी है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 गो ऑपरेशन है। और एक दफा अगर हम उसको सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इनमें से काफी ऐसे बच्चे जिनको हम एंजियोग्राफी के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। और एक स्टेज पे, मतलब सिंगल स्टेज ट्रीटमेंट इन बच्चों को सारी उम्र के लिए एक हेल्दी एडल्ट बना सकता है और माशरे का एक मौसर बंदा बना सकता है जो अपने घर को आगे संभाल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप दिल में सुराख वाले बच्चों की बात करें, ये तो इसका इलाज ना भी हो फिर भी वो सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम बच्चे सुनते हैं कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे बड़ा होगा ये बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई मामला है? जी बिल्कुल, ये इसमें 2 किस्म की वैरायटियां आती हैं। एक वो जिनमें सुराख छोटा हो, वो बच्चे सरवाइव करते हैं और एडल्ट एज तक बड़े आराम से चले जाते हैं। इवन खवातीन हमारे पास आती हैं सुराख के साथ, जो माशाल्लाह 2-2, 3-3 बच्चे भी पैदा हो गए होते हैं, फैमिली भी कंप्लीट कर गए होते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि जी उनके दिल में सुराख है। मगर जब सुराख साइज में बड़ा होता है, ये साइज पे डिपेंड करता है, और 1 या 1 से ज़ायद अगर सुराख हो तो वो बड़े अर्ली स्टेज पे हमारे पास आ जाते हैं। वो हमारे पास 4 महीने या 3 महीने की उम्र पे या पैदाइश पे ही हमारे पास आ जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको हमें फौरी तौर पे इलाज करने की ज़रूरत होती है, और ये वो ग्रुप है जो तकरीबन हमारे पास 60 to 70% इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारियों वाले बच्चे जो हैं वो उनकी तादाद कम है। अच्छा मुझे ये बताइए हारिस साहब कि अभी आपने बता दिया कि जगह आपको मिल गई है, प्लान बिल्कुल तैयार है, लोगों ने किस तरह से मदद करनी है वो भी बड़ा आसान तरीका फॉर्मूला आपने बता दिया है। ठीक है, अब ये कब से आगाज होने जा रहा है फंड रेजिंग का, क्या आपने प्लान किया है? फंड रेजिंग का जी आगाज ऑलरेडी हो गया है, एज आई मेंशन के ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गई है फंड रेजिंग का, और ये 2011 से हम फंड रेजिंग की फॉर दी हॉस्पिटल, और इसके अलावा हम फंड रेजिंग करते हैं इलाज के लिए, जो मैं पहले नहीं बता सका कि ऑलमोस्ट 2100 बच्चे अभी तक हम लोग फंड कर चुके हैं। हाँ। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ हमारे MOUs हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जहाँ पे हम स्पेशल रेट्स के ऊपर उन बच्चों का इलाज करवाते हैं। तो पीपल ऑलरेडी नो द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक वो आसानी है फंड रेजिंग के लिए। फिर रिसेंटली मिसबा जो हमारे क्रिकेट मिसबाह हक जो कि कैप्टन है, ही हैज जॉइंड अस, माशाल्लाह दैट हैज गिवन अस अ बिग बूस्ट फंड रेजिंग के हवाले से। उनकी जो रिसोर्सेज है, उनकी जो सेलिब्रिटी और उनका जो प्रेजेंस है, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो वो फंड रेजिंग का जो आपने बात की वो ऑलरेडी शुरू हो गया, एंड माशाल्लाह अभी हमने विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन तकरीबन 100 मिलियन 125 मिलियन रुपया इकट्ठा कर लिया है। एंड वी हैव प्लेजेस के आपकी ये बिल्डिंग आ जाएगी, किसी ने एक ऑपरेशन थिएटर का प्लेज किया हुआ है, किसी ने 4 कमरे प्लेज किए हुए हैं, किसी ने वार्ड प्लेज किया हुआ है। तो एज सून एज यू नो द ग्राउंड ब्रेकिंग एंड द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। ठीक है, इंतहाई अहम मामले पे हम बात करें, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है कि किस तरह से इन बच्चों की मदद की जा सकती है और मैं और आप क्या किरदार निभा सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के कंफर्म मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कंफर्म मरीजों की तादाद तकरीबन 48,000 तक जा पहुंची है, जबकि हर गुजरते दिन के साथ माहिरीन की जानिब से इस वायरस को लेकर बहुत सारी तहकीकात भी सामने लाई जा रही हैं। अब चीनी माहिरीन की जानिब से बताया ये जा रहा है कि किसी फर्द का ब्लड ग्रुप भी उसको कोरोना वायरस में मुब्तला करने या ना करने में मुआविन साबित हो सकता है, और माहिरीन की जानिब से ये भी कहना है कि ए ब्लड ग्रुप वाले अफराद में कोरोना वायरस का खदशा ज्यादा है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले अफराद में इसका खदशा कम है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ए वाले बिल्कुल जो है वो जरूर इसमें मुब्तला हो जाएंगे और ओ ब्लड ग्रुप वाले बिल्कुल बच जाएंगे और उनको एहतियाती तदाबीर नहीं अपनानी। ये सिर्फ एक माहिरीन की जानिब से जो तहकीक की जा रही है, उनमें हर रोज नई बात सामने आती है जो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों की गैर संजीदगी अरूज पर है। बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को पसीना आ रहा है, जी हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी का दम घुट रहा है, हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे ऐसे उज़र पेश किए जा रहे हैं लोगों की जानिब से। क्या कह रहे हैं वो आप भी देखिए।
संभाल के साथ। मास्क बेसिकली ना, मास्क पहनने से ना मास्क खराब हो जाता है पसीने की वजह से। कुछ बच्चों की जूती लेनी है, कुछ कपड़े लेने हैं, बस ये चीज़ें खरीदने आए हैं। मास्क मेरे पास है, अभी मोटरसाइकिल खड़ा किया, अभी पहनने लगा। ये आपने जी कुछ लोगों की राय जानी है। कुछ का कहना है जी मास्क खराब हो जाएगा, भाई वो खराब होने के लिए ही है, वो आपकी हिफाजत के लिए है। कुछ ने जेब में रखा हुआ है जिसे ना हिफाजत कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की। क्या ये मामलात हैं, इंसानी नफ्सियात क्या कहती है इस पे? डॉक्टर्स की जानिब से इतनी बार कह दिया गया है, मजीद मामला कितना ख़राब हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी उज़मा सदाकत साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साकिब सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से आपका ताल्लुक है। आपको भी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये लोग जो हैं बाज नहीं आ रहे, किसी का दम घुट रहा है, कोई जेब में मास्क लिए घूम रहा है, और फिर ये माहिरीन की जानिब से जो रिसर्च आई है, कोई है ब्लड ग्रुप का बीमारियों के साथ कोई रूटीन में ताल्लुक होता है जो कोविड के हवाले से ये सामने आया? जी देखें, ये बिल्कुल एनेक्डोटल ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। चाइनीज माहिरीन ने जो कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट्स, जो कि 85,000 से ज़्यादा चाइना के अंदर केसेस हुए हैं, उनके अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग उनकी की, जिनकी अवेलेबल थी उस वक्त, सबकी ब्लड ग्रुपिंग तो अवेलेबल नहीं थी, उनमें ये देखा गया कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले मरीज़ हैं उनके अंदर शायद इम्कानात कुछ कम हैं, वो के अंदर ज़्यादा हैं। ये एनेक्डोटल एविडेंसेस हैं जो कि don't translate into true scientific sense really. Sanity should prevail, और उस वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने अपनी एम्फेसिस रखना है और जिसके ऊपर तवज्जो देनी है। उसमें नंबर 1 मास्क का पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एहतियात। दूसरा हाथों का धोना, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। शॉर्ट ऑफ दिस हम इस मैनेज से छुटकारा नहीं पा सकते और हम अपने आप को नहीं बचा सकते। डॉक्टर साहब, एहतियात एहतियात एहतियात, आपने तीनों ही ऑप्शंस पे बता दिया कि बहुत ज़रूरी है। उज़मा साहिबा, हमें ये बताइए कि ये लोगों की क्या नफ्सियात इस वक्त क्या कह रही है, क्यों बाज नहीं आ रहे, क्यों उनको समझ नहीं आ रही? कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं जी कोरोना वरोना कुछ है ही नहीं, खाम खा शोर मचा। अच्छा, 2 तरह की कैटेगरीज हमें लोगों में देखने में नजर आती हैं। एक तो वो जो डिनाइल में है, जो जिनके लिए अभी ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि कोई कोरोना वायरस नामी कोई चीज मौजूद है और वो इतनी मुहलक साबित हो सकती है। दूसरी एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो जरूरत से ज्यादा पुरुमीद हैं इस सिचुएशन के बारे में। जैसे पुरुमीद होना बुरे हालात में बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये जरूरत से बढ़ जाए तो ये आपके लिए नुकसानदा भी साबित होना शुरू हो सकता है। तो बहुत ज्यादा पुरुमीदी जो है ये आपको तासुब की तरफ लेकर जाती है कि ऐसी सिचुएशन जो कि मुश्किल हैं आपके लिए या जहाँ पे बचाव की तदाबीर करना जरूरी है, आपको लगता है कि ये मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। और ये रवैया जो है अमूमी तौर पे हमें कोरोना वायरस की सूरत में नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सदियों से इंसानों के अंदर रवैया मौजूद है। जैसे हम स्मोकर्स को देखते हैं तो आप हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक तस्वीर यहाँ है और बहुत खतरनाक तस्वीर। हाँ, जिसका मतलब है कि स्मोकिंग करने से आपको थ्रोट कैंसर हो सकता है। लेकिन जो भी स्मोकर सिगरेट का पैकेट जब खरीदता है वो उस तस्वीर को देखता है और उसके जहन में आता है कि मेरे साथ ये नहीं होगा, इट वोंट हैपन टू मी। सो ये जब उसको अंदर इंटरलाइज वो करता है इस चीज को, तो कहता है कि अच्छा मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्योंकि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, मैं अबव एवरेज हूँ, दूसरे लोग आम लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा पीते हैं, मैं अगर 12 भी पी लूँ 24 भी पी लूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, मेरा बॉडी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि ये जो जरूरत से ज्यादा पुरुमीदी है ये भी खतरनाक साबित हो सकती है और हमें खुद को डिफरेंशिएट दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हर शख्स ये समझेगा कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है तो फिर आम लोग कहाँ पे जाएंगे। हाँ, मुख्तलिफ आप कुछ पहलुओं में हैं, लेकिन कुछ पहलुओं में भाई बीमारी किसी को भी लग सकती है। हाँ। सो हमें देखना ये चाहिए कि मेजॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है। तो मुझे जो भी रवैया इख्तियार करना है वो इस सोच को अपनाने के बाद इख्तियार करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये अभी हमने ब्लड ग्रुप की तो बात की है, लेकिन अभी आप चूंकि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो भी ENT के प्रॉब्लम्स हैं आप उनको भी समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव तो है लेकिन उनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, उनको एक छींक तक नहीं है, उनको एक दिन का फीवर नहीं है। तो क्या वो वायरस 14 दिन के लिए ही उनकी बॉडी में मौजूद है या फिर वो जाता है और ख़त्म हो जाता है? जी, इसमें जी 80% आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 80% लोग ऐसे हैं जो कि वायरस को एक्वायर करते हैं, जिनमें अगर हम PCR टेस्टिंग करें उनमें इम्कानात हैं कि वो पॉजिटिव आए, लेकिन उनमें अलामात कोई नहीं, ना नज़ला, ना जुकाम, ना बुखार, कोई अलामत नहीं। बिल्कुल इसमें जो वायरस का बिहेवियर है वो देखा गया है जी कि वायरस लोड उन लोगों में ज़्यादा है जिनमें सिम्टम्स ज़्यादा हैं।
फॉर एग्जांपल जिन लोगों का बुखार ज़्यादा सस्टेन रहता है, ज़्यादा दिन के लिए चलता है, उनमें वायरस का लोड ज़्यादा है। हर मरीज़ के अंदर जो कोरोना वायरस डिजीज़ में मुब्तला होता है, कोविड-19 डिजीज़ में मुब्तला होता है, उसमें एक जितना वायरस का लोड नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर वायरस लोड कम है, कुछ लोग हैं जिनके अंदर वायरस लोड ज़्यादा है, और आपका बेसिकली ये फाइट है बिटवीन द नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स एंड योर इम्यून सिस्टम। जहाँ पे जो चीज़ हावी हो जाएगी वो जीत जाएगी, कंट्रोल कर लेगी, अच्छा, वो जीत जाएगी। डॉक्टर साहब अब ये मुझे बताइए कि मैं फिर उसी ग्रुप की बात करी हूँ जिनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। उनमें आपने बताया कि वायरस का लोड कम है, उनकी बॉडी उसको स्ट्रांग हो गई है, उसको बर्दाश्त कर रही है, उनके बॉडी गार्ड्स एक्टिव हो गए हैं कि भाई कुछ नहीं करने देना, तो फिर उसका भी रिकवरी पीरियड क्या 14 दिन उसका है? जी देखें, एवरेज आम तौर पे जो वायरस रिकवरी पीरियड है वो एनीवेयर बिटवीन 7 to 28-35 डेज तक रिपोर्टेड है। जो वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं जिनमें जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो आम तौर पे एनीवेयर बिटवीन 7 to 14 डेज, आम तौर पे एवरेज अगर आप देखें तो 10 से 11 दिन में वायरस उनका गायब हो जाता है जी, गायब हो जाता है। लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनमें से अक्सरियत का ओवर 90% ऑफ द केसेस का वायरस जो है वो 14 दिन के वक्फे के अंदर वो खत्म हो जाता है आमतौर पर। ठीक है उस्मा साहिबा, एक तो हमने ये बात कर ली है लोग जो एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे, ऊपर से जैसे लॉकडाउन में नरमी क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है तो खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करी, उनको लेकर बाहर, हालांकि बच्चों के मामले में माएँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, इस मामले में नहीं देखा जा रहा। एक्चुअली ये वही बात है कि हम जिस रवैये का जिक्र कर रहे हैं कि आमतौर पे लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उनको ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। इसमें एक चीज़ ये भी है कि कंपैरिजन भी हम लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, अमेरिका में स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, यूके के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। अगर आप अमेरिका में भी देखें तो वहाँ पे न्यूयॉर्कर जो हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेथ टोल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डेथ जो है वो वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे लोग लॉकडाउन को एक्सेप्ट ज़्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू द टेक्सास स्टेट जहाँ पे केसेस जो हैं वो कम है। और पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये 45,000 जो है रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन डेथ टोल क्या है? डेथ टोल अगर 900 का है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा हार्मफुल वायरस नहीं है हमारे लिए, तो हम फिर रूटीन की एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। एक और अहम चीज जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब हम इस गैर जिम्मेदाराना या जरूरत से ज्यादा पुरुमीदी के रवैये की बात करते हैं तो मूड हमारा इसमें काफी अहम रोल प्ले करता है। जैसे लॉकडाउन में जब नरमी हुई है तो ईद के दिन है, तो ईद के दिन में हर एक का मूड जो है वो ज्यादा एक फेस्टिविटी की वजह से, रमजान है तो उसमें अफ्तारियां हो रही होती हैं, तो इस तरह की फेस्टिविटी हमारी पीछे प्रीवियस रूटीन में रही है। ऑल्दो के इस रमजान में रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि ईद के दिन पे कुछ हल्ला गुल्ला किया जाए, कुछ चटपटे खाने बने, कुछ नए कपड़े पहने जाएं। अच्छा, उसके हल्ला गुल्ला के आइडियाज भी हमने आपसे जानने हैं कि किस तरह से एहतियात करते हुए आपने हल्ला गुल्ला करना है ईद पे। डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि जिस तरह से उस्मा सदाकत साहिबा ने भी कहा है कि लोग इस चीज़ को मान ही नहीं रहे, उनको लगता है कि अगर 45-48 हज़ार केसेस हैं, 1,000 अमवात हैं तो हम लोग खतरे से बाहर हैं, हम बच गए हैं, तो क्या हम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है? देखिए हर्ड इम्यूनिटी एक लफ्ज़ है जो बड़ा मिसनोमर है और ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है। हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से आती है। नंबर एक तो हम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें और वो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज डेवलप कर ले। दूसरा तरीका है कि हम इन्फेक्शन लगा दें सारे लोगों को, इनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बने और वो आ जाए। मसला ये है कि हर डिजीज का, हर वायरस का हर्ड इम्यूनिटी का रेशो जो कि लोगों को इन्फेक्शन रेट कितने लोगों को होगा वो बड़ा मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स है, हमारी खसरा की बीमारी है, उसमें 95% के करीब लोगों में को इन्फेक्ट होना जरूरी है कि उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। कोविड-19 डिजीज के अंदर जो SARS-CoV-2 वायरस है, इसके लिए 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टू बी इन्फेक्टेड। अब माइंड यू कि पंजाब इस वक्त हैज द लोएस्ट डेथ रेट इन पाकिस्तान, जो कि 1.7% ऑफ ऑल द केसेस है जी। आप सिर्फ पंजाब को छोड़ के जो कि 12 करोड़ आबादी, आप लाहौर की आबादी ले लें 1 करोड़ 20 लाख की आबादी के अंदर, उसके अंदर अगर आप 1.7% डेथ रेट अगर आप अप्लाई करें ऑन दी अजम्पशन के हर्ड इम्यूनिटी विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट हैंड वॉशिंग, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स होगी तो हम तरीका नहीं है, पूरी दुनिया में पसंद नहीं किया जाता। नहीं, देखिए हर्ड इम्यूनिटी का तरीका कार इज थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मौजूद नहीं और उसका प्रोस्पेक्ट कोई अगले साल के मिडल से पहले को नजर नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड ग्रुप सबसे आगे था, उसने जो मंकीज के ऊपर तजर्बात किए हैं, 4 मंकीज के ऊपर तजर्बात, उनमें वो बिल्कुल फेल हो गए हैं पहले फेज के अंदर।
जिनको उन्होंने वो वायरस से इन्फेक्ट किया, बंदरों को जिनको वैक्सीन किया था, उनमें भी प्रोपोर्शन वही रहा है इन्फेक्टिविटी का जो कि नॉन वैक्सीनेटेड थे। इसलिए वी आर फार अवे फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। और हर्ड इम्यूनिटी का मसला ये है कि लाहौर की 1,20,00,000 की आबादी को अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के फार्मूले पे चलें और हम लोएस्ट डेथ रेट भी ले लें 1.7%, तो हम 1,30,000 खुदा नखास्ता अमवात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जिसका मतलब यह है कि हमारी वो पॉपुलेशन सुन के ना उनको लगता है कि शायद हमें लग गया है, हम ठीक हो गए, अब हमें कुछ नहीं होने। ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। ये साइकी बड़ी खतरनाक साइकी है, ये बड़ी कॉमन हो चुकी है जी, बिल्कुल। और इस वर्ड का मेरा हाल है, दिस वर्ड हैज बिकम अ कर्स इन द मेडिकल लिटरेचर एक्चुअली एट दिस मोमेंट इन टाइम एंड इन द मेडिकल सर्कल्स एक्चुअली। ठीक है, जो कि बहुत सारी गलतफहमियों को भी जन्म दे रही है। उसमें साहिबा ईद है, आपने कहा जी फेस्टिविटी, हमारे पिछले इतने सालों के यही तजुर्बात हैं कि हमने खूब इंजॉय करना है, शॉपिंग करनी है, खाना पीना है, अभी तक हम लोग बदल नहीं पा रहे। अच्छा, हमें क्रेविंग्स होती हैं। मैं अपनी प्रीवियस बात को थोड़ा कंप्लीट करना चाहूँगी कि लेट्स से अगर मुहर्रम होते तो मुहर्रम में ये ट्रेंड्स नहीं है कि शॉपिंग जाके करें हम। तो अगर मुहर्रम होते और लॉकडाउन में नरमी होती तो लोग धड़ाधड़ जो है वो बाहर ना निकलने की तरफ जाते। अब बात आती है कि हमें कुछ जिम्मेदाराना रवैये जरूर अपनाने होंगे। जैसे जब हम बचाव की बात करते हैं तो हमें ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि ये वायरस हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक, हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक। अभी कोई वैक्सीनेशन ऐसी नहीं है और सरेदस्त जरूरी नहीं है कि कोई वैक्सीनेशन आ भी जाए। और तीसरी चीज है कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते। कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं है कि हम बीमार होंगे और हम लगाएंगे तो हमें अफाका हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये तीनों काम हम नहीं कर सकते तो फिर हम कर क्या सकते हैं? कर हम ये सकते हैं कि 2 ही वाइटल बिहेवियर्स हैं जो कि इस बीमारी से बचाव के लिए हमें इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग है कि हम क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, हतुल इम्कान कोशिश करें, जितने गैर ज़रूरी काम हैं उन्हें फ़िलहाल छोड़ दें। बहुत ज़रूरी कहीं पर निकलना है तो अपनी एहतियाती तदाबीर करके, जैसे मास्क है तो वो लेकर जाएं। दूसरी चीज़ है कि हम हाथ धोएं, ठीक, अपने मुंह के अंदर हाथ डालने से, आंखों को हाथ लगाने से, नाक को छूने से पहले हाथ धोने की प्रैक्टिस जो है इसको कर लें। अगर हम ये 2 वाइटल बिहेवियर अपना लेंगे और गैर जरूरी बाहर निकलना छोड़ देंगे तो यकीनी तौर पे हम अपनी ईद को अपनों के साथ अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, वही जी डॉक्टर साहब भी एहतियाती तदाबीर बता रही हैं, उसमें सदाकत साहिबा भी नफ्सियाती तौर पर बता रही हैं कि भाई अपना लें, एहतियाती तदाबीर जरूरी है। और वैसे भी हमारे तो ईमान का हिस्सा है कि सफाई निस्फ ईमान है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, अच्छा ही होगा अगर हम ये में रखना चाहिए कि ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ये साथ रहना जी, डॉक्टर बता के साथ रहना सीखना है। और रहने कैसे सीखना है, वही जिम्मेदाराना रवैयों के साथ ही हम रह सकते हैं। प्रीवियस रवैयों के साथ हम इसके साथ ज्यादा बदलना होगा ना, चेंज आना होगा। आप तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, वैक्सीन के हवाले से आपने बात की कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में हो रही है, चाइना में बहुत काम हो रहा है, क्या हमने भी उन्हीं पे डिपेंडेंट रहना है या फिर हमें, क्योंकि कहा जा रहा है कि वायरस ने अपनी शक्ल कुछ तब्दील की है जो पाकिस्तान के लोगों में पाया जो कोरोना वायरस है, जितने भी वायरसेस हैं, फ्लू का वायरस है, दे म्यूटेट वेरी रैपिडली, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती है। इसलिए वैक्सीन जो एक डेवलप होती है, जिस वक्त तक वो डेवलपमेंट की फेज़ के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टेज फेज़ 1, 2, 3, 4 ट्रायल्स के अंदर से गुजरती है, उस वक्त तक वो वायरस अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। ये बड़ा डॉन्टिंग और चैलेंजिंग टास्क है वैक्सीन के डेवलपमेंट में, और ये बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। ऑब्वियसली हमारे वसाइल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन उतना डेवलप नहीं जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डेवलप है। और वो बेशुमार मुल्क अगर वो इसको डेवलप करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे तो हम वी आर फार बिहाइंड दैट। उस वक्त तक अगेन मैं डॉक्टर साहबा की बात को एंडोर्स करते हुए और बार बार हम ये कहेंगे कि उस वक्त तक हमें अपने सोशल रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी और अपने आप को गियर टू करना पड़ेगा कि हमने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। रेलेवेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क में अगर कोई मेडिसिन बन जाती है या फिर कोई वैक्सीन तैयार हो जाती है, क्या हमारे लिए भी वो एप्लीकेबल होगी, हमारे ऊपर भी वो उतनी अच्छा असर डालेगी? आपका बड़ा बहुत अच्छा सवाल है जी। इसमें जिस तरह के इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, ये H1N1 की जो वैक्सीन है स्वाइन फ्लू की, वो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए डिफरेंट बनती है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन डिफरेंट है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए वो डिफरेंट बनती है। तो इवेंचुअली विद द कोरोना वायरस इन्फेक्शन आई वुड अस्यूम दैट विल बी द केस रियली। तो वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर चूंकि जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस विल बी डिफरेंट, उसका बिहेवियर, उसका एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, तो वो वैक्सीन फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वो डिफरेंट। इसका मतलब हमें अपने लिए खुद तगोदो करनी है, हमें खुद कोशिश करनी है विद इन द रीजन।
अपने माहौल को देखते हुए। उस्मा साहिबा, अब लोगों को बताइए कि मान तो वो रहे नहीं है, जिम्मेदाराना रवैया आप बार बार कह रहे हैं वो नहीं अपना रहे, किस तरह से अपनाए? अपने जो घर वाले जो मान नहीं रहे, स्पेशली जो हमारे घरों में बुजुर्ग अफराद हैं वो भी नहीं मान रहे, किस तरह से उनको मनाएं? ज़्यादातर घरों के अंदर जो खवातीन होती हैं वो हेल्थ सुपरवाइजर भी होती हैं, वो लोगों को खाना बता रही होती हैं, एहतियाती तदाबीर बता रही होती हैं, और आमतौर पे मर्दों के अंदर जिम्मेदाराना रवैया थोड़ा बाद में पनपता है। खवातीन थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस भी होती हैं और खवातीन के अंदर एक सेंसिटिव होती है, जल्दी मान लेती हैं, सेंसिटिव नहीं होती। खवातीन खतरे को जल्दी भांप लेती हैं, मर्दों के मुकाबले में वो खतरे को जल्दी भांप लेती हैं। उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती जब वो किसी कमरे में एंटर हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, उन्हें विद इन सेकंड्स पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है। जबकि कोई भी मर्द अगर अंदर आएगा कमरे में तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं। तो ये जो उनके अंदर कुदरती एक सलाहियत है खतरे को भांपने की, वो उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सकती हैं। वो अपने घर के मर्दों को एजुकेट कर सकती हैं, बच्चों को एजुकेट कर सकती हैं, और उसके साथ साथ घर के बुजुर्गों को भी एजुकेट कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा सदाकत साहिबा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब भी एहतियात ही बता रहे थे, उस्मा साहिबा ने बता दिया है कि खवातीन इस वक्त चेंज एजेंट साबित हो सकती हैं, इसलिए अपना किरदार निभाइए और अपने घर वालों को भी बदलिए और एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाइए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे हम लोग खवातीन के हवाले से, मर्द हज़रात के हवाले से, जवानों के हवाले से, जो कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ख़ास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टार बनना चाहते हैं, उनको किसी बड़ी स्क्रीन पर मौका नहीं मिलता, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो स्टार भी बन जाते हैं, लोगों की मदद भी कर देते हैं, उनके बहुत सारे मसाइल भी हल कर देते हैं। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी फातिमा शम्स हैं, फैशन ब्लॉगर हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फातिमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो बताइए कि ईद की शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन हुई है या फिर बाजार जाके हुई है? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन की है। हाँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो अब हमारे दरमियान है और ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ठीक। और जाहिर है ये चीज़ ऐसी है जो हमारे साथ अब कुछ अर्सा रहेगी, तो उसको कोप करने के लिए बेहतर है कि हम बाहर ना जाएं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करें। ठीक। अब मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों के इसके बहुत से मसाइल भी पेश आते हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में आपने जो ऑर्डर किया घर पे वही पहुंचा या फिर कुछ और पहुंचा? नहीं, मेरे पास वही पहुंचा जो मैंने ऑर्डर किया था। उसमें भी ना कुछ टिप्स हैं आपको जो फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आपको एक प्रॉपर ऑनलाइन शॉपिंग, सक्सेसफुल ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग ही बेस्ट ऑप्शन है अभी के जो हालात है, क्योंकि अगर आप मार्केट्स के हालात देखें जो हमें देखने को भी मिलता है, वो बहुत एक मुश्किल सिचुएशन है। हम सब ने इसमें से बाहर निकलना है, हमने इसको अच्छे तरीके से कोप करना है, लेकिन उसके लिए बेहतर यही है कि हम घरों में बैठ के, जितना हम घरों में रह सकते हैं हम घरों में रहें, और घरों से रह के हम जितनी अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं हम, या जितना भी आपस में अच्छा फातिमा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ऑनलाइन इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन वहाँ पर ये भी मामला है कि जो दिखाया जाता है घर में भी वही भेजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी वेबसाइट्स तो ठीक है, लेकिन हमारा एक बहुत मिडिल क्लास तबका है, लोअर तबका है, जो उनके प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी चक्कर में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फिर घटिया चीज़ें, उन्होंने पिक्चर्स बड़ी खूबसूरत लगाई हुई हैं, लेकिन जब आपका ऑर्डर आता है आप खुद हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हमारी आवाम को अभी तक फेस करना पड़ रहा है। तो उसके हवाले से मैं लोगों को ये गाइड करना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करें कि उन वेबसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें जिन पे आपको रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हों। जिनके रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आप उनके जो है वो, जब रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपको पता होगा कि ओके लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं, करते रहे हैं और उन्होंने इनके रिव्यूज़, और फिर क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना, अगर आप फेसबुक पे उनको फॉलो नहीं कर रहे तो आप इंस्टाग्राम पे करोगे, इंस्टाग्राम पे नहीं करोगे तो आप ट्विटर पे फॉलो करोगे, तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, फिर फातिमा अब सवाल ये है कि ये जो आपने कहा है ना कि रिव्यूज़ पढ़ें, जो बंदा उनके बारे में कुछ गलत लिख रहा है ना कि या फिर अपना बता रहा है कि भाई हमारे साथ ये धोखा हो गया, उनके कमेंट्स भी डिलीट हो जाते हैं, उनको ब्लॉक भी कर दिया जाता है। सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स रहते हैं, और फिर जैसे मैं कोई सोशल मीडिया चैनल चला रही हूँ तो मैं आपको कहूँगी कि यार कोई अच्छा सा कमेंट कर दो, इस तरह के बहुत सारे मामला आते हैं। फिर कैसे जांचा जा सकता है? बिल्कुल, या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसी सिचुएशन में इट्स बेटर कि अगर आपको लगता है कि ये एक स्कैम है, ये पेज रियल नहीं है, सबसे बेस्ट है कि आप उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका हुआ है कि अब वो वाला टाइम नहीं रहा
कि आप अगर किसी चीज़ को रिपोर्ट करेंगे तो वो उसका कोई नोटिस में नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हम लोग खुद एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ये करेंगे कि हम जाके उस चीज़ को रिपोर्ट करें, तब तक ऑब्वियसली ये हमारे साथ धोखे होते रहेंगे। ये हमने खुद ही इसको रिकवर करना। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने फैशन ब्लॉगिंग कब शुरू की, कैसे हुआ आगाज और क्या सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे भी स्टार बनना है? अच्छा, एक्चुअली में मुझे शुरू से ही शौक था कि लाइक अच्छे कपड़े पहनना या लाइक देखना कि अच्छा कोई अच्छे कपड़े पहनना, उसने ये पहना है, इसके साथ पहना, ये अच्छा लग रहा है। ठीक। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी। और जाहिर है फिर जब मैंने देखा कि अच्छा अब सोशल मीडिया पे एक स्पेस मिलनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में भी ब्लॉगर्स को, बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास ब्लॉगर्स के पाकिस्तान में, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये भी एक किस्म की कम्युनिटी सर्विस है। हाँ। जिसके थ्रू आप अर्न भी कर सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद। तो आप क्यों ना एक कम्युनिटी को सर्व करें, आप लोगों को बताएं कि आपकी नज़र में ये चीज़ एक अच्छी लग रही है, अगर आप पहनेंगे, अगर आपके दिल को अच्छी लगती है तो आप भी पहने, आप ट्राई करें। ठीक। तो उसी के थ्रू मुझे ये एक इंस्पिरेशन मिली। आप अर्निंग पॉइंट पे हैं? नहीं, अभी जाहिर है थोड़ा बहुत, लेकिन उस पॉइंट पे जाहिर बात है, आपको पता है पाकिस्तान में मार्केट थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से अभी उस पॉइंट पे तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को आज़ादी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो आपको मतलब लाइक उस पॉइंट पे आपको जाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, कंटेंट अच्छा होना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। जब तक आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं है ना, आप लोगों को देखें, आपको एक चीज़ ना एक ब्लॉगर भी देगा, आपको वो 10 ब्लॉगर और देंगे। हाँ। जब तक आपका कंटेंट यूनिक नहीं होगा, सबसे मुख्तलिफ नहीं होगा, आप सोशल मीडिया पे स्टैंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देखते ही कह देते हैं ये तो उस ब्लॉगर ने भी लगाया हुआ था, तो इसके ब्लॉग में क्या खास है। हाँ। तो आपको ये चीज़ें बहुत माइंड में रखने की जरूरत है। अच्छा, आप यूनिकनेस के एलिमेंट को किस तरह से लेकर चल रहे हो? आप क्या खास करते हो कि आपको लगता है कि लोग मुझे फॉलो करेंगे, लोग मुझे देखना चाहेंगे? एक्चुअली में यूनिकनेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ना कंपेटिटिव जो मार्केट है उसको पहले स्टडी करें। ठीक। आपको देखना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो किस हद तक और क्या क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्या कंटेंट पोस्ट करें, तो फिर आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने अपना कंटेंट किस तरीके से तैयार करना। मोर और लेस फैशन में चीज़ें वही हैं जो 1970s में था, वो फिर वापस आ रहा है। वो चाहे थोड़े बहुत टच के साथ आ रहा है, थोड़ा बहुत फ्लेयर आ रहा है, थोड़े बहुत कट्स आ रहे हैं, लेकिन आ रहा है। ठीक। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट तैयार करें। लेट्स सपोज अगर आप अपना काम सिर्फ ग्राफिक्स पे करते हैं अपने ऑडियंस तक, तो वो आप ग्राफिक्स पर रखें, देखें कि कौन कौन कर रहा है। अगर वो कर रहे हैं तो अपने उस ग्राफिक्स को थोड़ा सा मुख्तलिफ करें। ठीक। टारगेट ऑडियंस सेट करना भी जरूरत होती है या फिर सोशल मीडिया क्योंकि एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है, आपकी पोस्ट की रीच किसी तक भी जा सकती है। ठीक। आप समटाइम्स आपको पता नहीं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपकी पोस्ट कोई अफ्रीका में भी देख सकता है। यू नो, हैशटैग्स का जमाना है, टैगिंग का जमाना है, तो वो उसके थ्रू आपकी पोस्ट बहुत वायरल। लेकिन फिर भी आप थ्रू अपनी मार्केट को देखते हुए आप बनाते हो कि भाई मैं इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूं। जैसे अगर अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हूँ तो जाहिर है मैं उनके हिसाब से रखूंगी। अगर मैं अब हर चीज डॉलर्स में बताना शुरू कर दूं तो मेरी पाकिस्तानी आवाम को वो चीज समझ में नहीं आएगी। हाँ, वो तो हर वक्त कैलकुलेटर खोल के बैठे होंगे, देखेंगे अच्छा ये डॉलर में इतना बनता है तो पाकिस्तानी पैसों में कितना बनेगा। इसलिए मार्केट का भी आपको तयन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कंटेंट को ऐसा रखें कि वो जनरलाइज्ड हो। ये ना हो कि आप फिर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएं और आपका कंटेंट अच्छा, ये जो आप पिक्चर बेस्ड कंटेंट की बात कर रहे हो ना फातिमा, ये तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमने देखा है कि पिक्चर्स उठाते हैं, उनको जो है वो आप एक कोलाज की सूरत में बनाकर, मोन्टाज बनाकर आप लगा देते हैं। जी बिल्कुल। ये क्या है? ये एक्चुअली में लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का एक छोटा सा टैक्टिक होता है सोशल मीडिया का, कि आप चीज़ों को लाइक एकदम से बूम 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 करके लोगों में ट्रांसफ्यूज करते हैं आप इंफॉर्मेशन को। तो लोग उससे क्या होता है, ओ अच्छा ये कुछ नई चीज़ है, ये क्या है, तो वो लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा जो अगर आपने ट्रेंड देखा, अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, सिंस क्वारंटाइन है था और सब लोग लाइक घरों में बंद थे, अभी तो थोड़े हालात बेहतर हो गए हैं आजकल, तो हर कोई लाइव था, कोई किसी के साथ लाइव था, कोई किसी के साथ लाइव था। वो टैक्टिक्स हैं, आपने लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी, क्योंकि जैसे कोई लाइव आएगा आपको फौरन नोटिफिकेशन जाएगा समवन इज लाइव विद समवन। फातिमा ये बताइए कि टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एक अच्छी वीडियो के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना पूरी एक ही साइंस है कि अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, कंटेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, देखने वाला तो बोर हो जाएगा।
बिल्कुल। और आपको पता है सोशल मीडिया पे आपने अगर ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब रखनी है तो उसका टाइम स्पेंड बहुत हो रहा है, कुछ सेकंड्स का। अब उसके लिए आपको अपने कंटेंट को बहुत स्ट्रांग करना होगा, जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया, हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंटेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक। तो इसलिए अगर आपका, और ये आपके कंटेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अगर कोई भी वीडियो अपलोड की है या कोई भी कंटेंट आपने लगाया अच्छा, कंटेंट तो है लेकिन उसके साथ साथ आपका स्टाइल है, आपकी आवाज है, आपका दिखना है, वो सब चीजें कितना मैटर करती हैं। ये सब चीजें ऑब्वियसली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आ जाती हैं। आप जितना अच्छा दिखेंगे, आप जितने खूबसूरत लगेंगे, वो चीजें आपको उतना ज्यादा जो है वो सपोर्ट करेंगी। ऑब्वियसली ये कुछ चीजें स्क्रीन के लिए होती हैं जो हम करते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया पे भी होती हैं, टीवी पे वगैरह पे भी होती हैं, तो ये चीजें आपको सोशल मीडिया पे भी करनी पड़ती हैं। आप अगर लाइक अगर आपने कोई पोस्ट करनी है तो आप ऐसे ही लाइक उठ के नहीं करते, आपको थोड़ी बहुत उसमें एफर्ट करनी पड़ती है चाहे, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल फेक बन जाएं। जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस के साथ सच्चे हैं हर लिहाज से, आप उनको अपनी हर तरह की साइड दिखाते हैं। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि ओके मैं तो हर टाइम ब्लो ड्राई करवा के बैठी हूँ तो यही इसी तरह मैं नेचुरल साइड दिखाना भी ज्यादा बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपके ऑडियंस जो है वो आपसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, फातिमा एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो कि अनस्टिच अब नहीं खरीद रही, बिल्कुल फ्रेट पे जा रही हैं और अच्छे कपड़े खरीदना चाह रही हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देंगे? मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि पहले अपनी रिसर्च करें, डायरेक्ट मत खरीदने चले जाएं। आप 2, 3, 4, 5 वेबसाइट्स अपने साथ ओपन करके रखें और फिर उसमें देखें कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको सबसे बेहतर आपके बजट के मुताबिक। सबसे पहले आपकी ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स भी हैं लोगों को इस दफा, बहुत ज्यादा बल्कि। तो उसमें जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना बजट चेक करें कि आपका बजट क्या है। लेट्स सपोज अगर आप 2 से 5 हज़ार के दरमियान एक जोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे स्टिच है चाहे अनस्टिच है, तो आपको मैं अगर पता हो तो वेबसाइट्स पे एक पूरा कॉलम होता है प्राइस का, एग्जैक्टली कि आप उसमें बिल्कुल आप उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी प्राइस को उस अपनी ब्रैकेट में रखें कि मैं इतने का जोड़ा अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं इतने का ही जोड़ा खरीदूंगी। उसके अलावा फिर अगर आपने वो कर लिया, इसके बाद अब आप अपने ऑप्शंस फिर ये देखें कि आपको किस किस्म का जोड़ा चाहिए। अब आपकी ऑप्शंस में प्राइस तो हो गई, अब उसमें आपको कौन स्टाइलिंग एग्जैक्टली आपको किस किस्म के जोड़े मिले। आप फ्रॉक्स पहनना पसंद करती हैं, आप शर्ट्स अगर प्रेट में जा रहे हैं, अगर आप शर्ट्स पहनना पसंद करती हैं, आप क्या पहनना पसंद करती हैं, फिर उसमें से आप अपने लिए एक और नैरो डाउन कर लें। और उसके बाद फिर आपको ये भी, और ये मैं बार बार कहूंगी कि रिसर्च करें, कभी भी पहली जो वेबसाइट आपको नजर आती है उससे जाके खरीद मत लें, क्योंकि फिर बाद में जाके आपको अफसोस होता है कि ओ यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा सूट था तो मैंने वो क्यों नहीं खरीदा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप रिसर्च करें, आप डिफरेंट मार्केट्स को देखें और आपको उससे आपको प्राइस वैरायटी भी पता चलती है कि वो वाली वेबसाइट इतने में ऑफर कर रही है तो वो वाली वेबसाइट मुझे कितने में ऑफर कर रही है। वो सब देखने के बाद आप अपना एक स्टाइल सेलेक्ट करें। और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ख़वातीन को रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा या आपको चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, तो उसमें सबसे बेस्ट है, आपको लेके एक डाउट है कि पता नहीं कैसी चीज़ आएगी, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन को अवेल करें। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी पे ऑप्शन ये होता है कि जब तक आप पे नहीं करेंगे आप अपना ऑर्डर ओपन नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी अगर आपको मैं आपको ये बता दूं, ऑडियंस को भी बताऊं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ब्रांड्स ने रिटर्न पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो उससे ये होगा, उससे आपको फायदा ये होगा कि अच्छा आपने अपना ऑर्डर रिसीव किया, आपने देखा, आपको लगा कि ये ठीक है, आपको लगा नहीं है ठीक, आप रिटर्न करवाएं। बहुत से ब्रांड्स ने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई है ड्यू टू अच्छे ब्रांड्स पे तो चल रहा होगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूं क्योंकि बहुत ज्यादा। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें जरूरी ये है कि फिर भी आप अच्छे तरीके से रिसर्च करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज अब मतलब काफी हद तक आपकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, तो फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद ऑर्डर करें। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ही हमारे लिए काफी अरसे तक हमें अब साथ देने वाला है। लेकिन फातिमा, ऑनलाइन शॉपिंग खवातीन अपने लिए तो कर लेंगी, बच्चों का क्या बनेगा? क्योंकि हमने देखा है सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो खातीन के कपड़ों की। जी बिल्कुल। बच्चों की बहुत कम है, डिफरेंट एक्सेसरीज की बहुत कम है, ये ऐसा क्यों है?
वो मैंने जैसे आपको कहा ना कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट जो है वो अभी भी या फिर ये लगता है कि खातिन ज्यादा शॉपिंग कर लेती हैं, उनसे ज्यादा ये हो भी सकता है, हो भी सकता है। अब मैं ऑन एयर नहीं ऐसी बातें कहूंगी, अब मर्द हजरात हमें टारगेट करना शुरू कर देंगे। माहौल चल रहा है उससे तो यही जाहिर हो रहा है। हाँ। नहीं आपकी बात बिल्कुल कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ में मसला ये है अभी कि हमारे ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी तक डेवलप हो रही है, अभी भी उस तरह से हमारे लोगों में आसानियां नहीं हैं, अभी भी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फातिमा शम्स हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर आपने करनी है तो किस तरह से करनी है, और अगर सोशल मीडिया पर स्टार बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी टिप्स आप अपना सकते हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में नेक हवालों में याद रखिए। अल्लाह की निगहबान।